आज़ादी के जश्न के दौरान हमें अक्सर बहुत से देशभक्ति गीत सुनाई देते हैं, जिनमें से एक है ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। इस तरह के गीत आज़ादी में भाग लेने वाले शहीदों और क्रांतिकारियों को सम्मान देने के लिए गाए जाते हैं, परंतु स्वतंत्रता का जश्न केवल कुछ गिने चुने क्रांतिकारियों और शहीदों को याद करने पर ही समाप्त हो जाता है। आज़ादी के अंदर लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी और जिसमें महिलाओं का योगदान भी काफ़ी सराहनीय था। तो आइए आज हम बात करेंगे उन महिलाओं की जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और अपने प्राणों की आहुति दी, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मणिपुर की रानी गिडालू की, जिन्होंने केवल 13 वर्ष की उम्र में अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू कर दिया था। मणिपुर के अंदर अंग्रेज़ी शासन का विरोध करने के लिए एक छापामार दल का निर्माण किया गया था, जिसका नाम था हरेका। रानी गिडालू इस दल की लीडर थी। 1932 में नमक सत्याग्रह के दौरान रानी गिडालू को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें आजीवन कारावास देकर शिलोंग जेल के अंदर भेज दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन्हें वहां से रिहा किया गया और 1982 में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण देकर सम्मानित किया तथा इनकी मृत्यु के बाद 1996 में इनके नाम से एक डाक टिकट भी जारी किया। दूसरी महिला जिसके बारे में हम बात करेंगे वे थी कर्नाटक की रानी चेन्नम्मा। कर्नाटक के किन्नूर जिले से संबंधित रानी चेन्नम्मा बहुत ही बहादुर और प्रतिभाशाली थी और कहा जाता है कि इन्होंने बहुत बार अंग्रेज़ी सैनिकों को अपने सामने प्राणों की भीख मांगने पर मजबूर किया था। इनके पति और पुत्र दोनों की ही मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों ने इनके राज्य को हड़पने का प्रयास किया। रानी चेन्नम्मा ने इसका विरोध करते हुए युद्ध शुरू किया और इसी युद्ध के दौरान 1829 में वो वीरगति को प्राप्त हुई। उनकी इस बलिदान ने आसपास के रजवाड़ों को अंग्रेज़ों के खिलाफ संगठित होने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद हम बात करेंगे असम की कनकलता बरुआ की, जो केवल 18 वर्ष की उम्र के अंदर भारतीय तिरंगे के सम्मान के अंदर गोली खाकर वीरगति को प्राप्त हुई। असम के अंदर तेजपुर में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों के एक दल ने ये तय किया कि वो तेजपुर के पुलिस स्टेशन के ऊपर तिरंगा फहराएंगे। कनकलता बरुआ इस दल का नेतृत्व करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। इसके बाद हम बात करेंगे बंगाल की बीना दास की। बीना दास ने 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था। 1932 में क्रांतिकारियों ने इन्हें जिम्मेवारी सौंपी बंगाल के गवर्नर स्टैनली की हत्या की। गवर्नर स्टैनली जो इसी के कॉलेज के अंदर आने वाले थे दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए, और जिसमें बीना दास को भी डिग्री मिलने वाली थी, और जिस समय गवर्नर स्टैनली भाषण दे रहे थे उसी समय बीना दास अपनी सीट से खड़ी हुई और इन्होंने स्टैनली के ऊपर गोली चला दी। हालांकि निशाना चूक गया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में भी क्रांतिकारियों का नाम पूछने के लिए, इनके साथियों का नाम पूछने के लिए इनको तरह तरह की यातनाएं दी गई, परंतु इन्होंने आखिरी समय तक अपना मुंह नहीं खोला। इसके बाद हम बात करेंगे बंगाल की ही एक और वीरांगना की, जिनका नाम था मातंगिनी हज़ारा। मातंगिनी हज़ारा एक बहुत गरीब परिवार से संबंधित थी। केवल 12 वर्ष की आयु में ही गरीबी के कारण इनका विवाह 62 वर्ष के एक विदुर के साथ कर दिया गया। कुछ समय बाद ही इनके पति की मृत्यु हो गई। कोई संतान इनके थी नहीं, तो एक विधवा और निसंतान माँ के रूप में ये अपना जीवन जैसे तैसे बिता रही थी। 1932 में इनके घर के सामने एक आंदोलन निकला, तो मातंगिनी हज़ारा भी इस आंदोलन के अंदर
शामिल हो गई और इन्होंने महिलाओं का नेतृत्व किया। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीने के कारावास की सज़ा मिली, परंतु जेल से रिहा होने के बाद भी इन्होंने घर घर जाकर 5000 लोगों को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और स्वयं आंदोलनकारियों का नेतृत्व करते हुए हाथ के अंदर तिरंगा लिए ये सरकारी डाक बंगले तक जा पहुंची। वहां पर पुलिस ने इनको वापस जाने के लिए चेतावनी दी, परंतु मातंगनी हज़ारा नहीं मानी, तो इनके जिस हाथ के अंदर तिरंगा था पुलिस ने उस पर गोली चला दी। मातंगनी हज़ारा ने तिरंगे को दूसरे हाथ से पकड़ लिया, तो अंग्रेज़ों ने उनके दूसरे हाथ पर गोली चलाई और तीसरी गोली सीधा उनके माथे पर मारी। माथे पर गोली लगते ही मातंगनी की मौत हो गई और कहते हैं कि उनके इस बलिदान ने लोगों के अंदर इतना जोश भर दिया कि केवल 10 दिनों के अंदर ही लोगों ने अंग्रेज़ों को अपने राज्य से और अपने उस हिस्से से खदेड़कर बाहर निकाल दिया। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाली दुर्गावती वोहरा की। दुर्गावती वोहरा कौशाम्बी जिले से संबंधित थी। 10 वर्ष की आयु के अंदर इनका विवाह भगवती वोहरा से हुआ। भगवती वोहरा जिनके पिता रेलवे के अंदर बहुत बड़े उच्च अधिकारी थे, अंग्रेज़ों ने उनको राय साहब की उपाधि दी थी। तो राय साहब की उपाधि अंग्रेज़ी शासन के बहुत अधिक वफादार लोगों को दी जाती थी, परंतु अपने पिता के विपरीत भगवती वोहरा का झुकाव क्रांतिकारियों की तरफ था और ये मातृभूमि की आज़ादी के लिए काम करने वाले लोगों से जुड़े हुए थे। पिता की मृत्यु के बाद दोनों पति पत्नी सक्रिय रूप से क्रांतिकारियों का साथ देने लगे, लेकिन कुछ समय बाद ही भगवती वोहरा का बम बनाते हुए बारूद फटने से देहांत हो गया। तो दुर्गावती, जो क्रांतिकारियों में दुर्गा भाभी के नाम से प्रचलित थी, सक्रिय रूप से क्रांतिकारियों का साथ देने लगी। इनका मुख्य काम था क्रांतिकारियों को हथियारों की सप्लाई करना, परंतु भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और बटुकेश्वर दत्त की मृत्यु के बाद दुर्गावती अकेली रह गई और ये अपने पुत्र को लेकर लाहौर चली गई। लाहौर जाने के बाद अंग्रेज़ों ने इनको गिरफ्तार कर लिया और इन्हें 3 वर्ष तक नज़रबंद रखा। 3 वर्ष के बाद आज़ाद होने के बाद ये ग्वालियर आ गई और वहाँ पर इन्होंने एक स्कूल के अंदर अध्यापन का कार्य शुरू किया और 1991 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे झांसी की वीरांगना झलकारी बाई की। शायद झलकारी बाई के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। झलकारी बाई बचपन में ही जिनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, तो इनके पिता ने इनको बड़े ही लाड प्यार से पाला और इन्हें साथ साथ घुड़सवारी और तीरंदाजी की भी दीक्षा दी। इनका विवाह रानी लक्ष्मीबाई की सेना के एक सैनिक के साथ हुआ, जहाँ से ये रानी लक्ष्मीबाई के संपर्क में आई और लक्ष्मीबाई ने इन्हें अपनी महिला सेना का कमांडर नियुक्त कर दिया, जहाँ पर इन्होंने तोप और बंदूक चलाना सीखा। कहते हैं कि झलकारी बाई बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी और बहुत बार शत्रुओं को धोखा देने के लिए वो लक्ष्मीबाई के भेष में युद्ध का अभ्यास किया करती थी और अपने जीवन के अंतिम समय में भी उन्होंने लक्ष्मीबाई को किले से बाहर निकालने के लिए स्वयं लक्ष्मीबाई का भेष लिया और अंग्रेज़ों से युद्ध करते हुए युद्ध में मारी गई। और अंत में हम बात करेंगे लक्ष्मी सहगल की। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल, जिनका जन्म केरल के मालाबार ज़िले के अंदर हुआ। इनके पिता बहुत बड़े वकील थे। स्वयं भी इन्होंने डॉक्टरी पढ़ी और एक अस्पताल के अंदर नौकरी करने लगी। 1940 में अपनी शादी के बाद ये सिंगापुर चली गई। वहाँ जाकर सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज से इनका संपर्क हुआ और सुभाष चंद्र बोस से बहुत अधिक प्रभावित होने के बाद इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की लक्ष्मीबाई रेजिमेंट को ज्वाइन कर लिया और उसकी कमांडर बनी। 1945 में अंग्रेज़ों ने इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। भारत आज़ाद होने के बाद रिहा किया गया। 1998 में भारतीय सरकार ने इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तो भारत सदैव ही इन महिलाओं का भारत की आज़ादी में योगदान के लिए
ऋणी रहेगा। तो आइए हम सलाम करें उन लोगों को जिनके जीवन में ये मुकाम आया, क्योंकि बहुत खुशनसीब हैं वो लोग जिनका खून देश के काम आया। जय हिंद।